मेडिवलिस्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार। सर 1975 से अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी। अभी रिसेंटली में सर स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिशियन स्पेशलिस्ट हैं। उसके साथ साथ जनरल फिजिशियंस भी देखते हैं। किसी को मलेरिया हो रहा है, किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को कोविड प्रॉब्लम हो रही है। आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही हैं जिससे अवेयर होना चाहिए। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे सर से। सर, मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये जानना चाहता हूँ कि अभी सबसे ज़्यादा पेशेंट्स किस चीज़ के आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा आ रही हैं? देखिए, आपने कोविड-19 की बात की, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ये सब बीमारियों की बात की, लेकिन इससे ज़्यादा एक और प्रॉब्लम जो सामने आ रही है वो लोगों का साइकोलॉजिकल बैलेंस, परेशानी, वरी, ये सब भी बढ़ती जा रही है। लोगों को नींद नहीं आती है, आते हैं कि रात भर हमें नींद नहीं आई, टेंशन बढ़ता जा रहा है। बाकी बीमारियों के साथ साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज होती जा रही हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज लोगों में बढ़ती जा रही हैं। बीमारी तो अपनी प्रॉब्लम कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के को मानसिक परेशानियां भी अत्यधिक हो रही हैं। तो सर, ये वजह सिर्फ कोविड की वजह से है जो साइकोलॉजिकल है, या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है पेशेंट्स को, या फिर और कुछ सोच की या टेंशन लेके आते हैं? देखिए, ये प्रॉब्लम तो जब से सिविलाइजेशन है उसके साथ साथ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इस दौरान कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को जबरन घर के अंदर रखा जा रहा है। पहले बाहर उनकी आउटिंग होती थी, लोगों से मिलते जुलते थे, डिस्कस कर लेते थे। घर वालों से लोग ज़्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं करते, बाहर अपने मित्रों से। वो सब चीज़ें जो है वो कम होने की वजह से ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो पहले भी काफ़ी थी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्शन करनी चाहिए, लोगों से बातचीत करना चाहिए, जिससे हमारा माइंड मेंटली टेंशन कम हो, जिससे कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हमारे ऊपर प्रेशर कम आए, राइट? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, लोगों के साथ जो है मिलना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग जो है इंटरनेट पे लोगों से बात करते ही हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन सब से तो लोग मिल रहे हैं, लेकिन मिल के बैठ के आपस में मिलना बैठना ये भी ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पालन करें और उसके साथ साथ अपनी पर्सनल हाइजीन को ठीक रखें। ये सब अत्यधिक ज़रूरी है, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक लोगों को सुकून मिलेगा और ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये इस तरीके से कुछ हद तक कम हो सकती हैं। दो अलग अलग चीज़ें, एक तो मेरे को प्रॉब्लम है, फीवर है या फिर जुकाम हो रहा है या मेरे बॉडी में पेन है, इसकी वजह से मेरे टेंशन बढ़ रही है। एक होता है कि नहीं, मेरे को हो ना जाए कुछ ऐसा, मेरे को बीमारी हो ना जाए, इसकी वजह से ज़्यादा लोग आते हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है, शारीरिक बीमारी और दिमाग को दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। शारीरिक बीमारी का असर दिमाग पे होता है और दिमागी बीमारी का असर शरीर से होता है। दोनों आपस में बहुत तरीके से जुड़े हुए हैं। जो मरीज़ हमारे पास बीमारी लेके आते हैं उन सब में एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट होता है, डर का एलिमेंट भी होता है, और कुछ एलिमेंट जो है बिल्कुल जेन्युइन है उनका। ये जो मानसिक परेशानी का एलिमेंट जो है ये परेशान है, लेकिन मैं इधर देख रहा हूँ कि बीमारी कम है, लेकिन उनको एक डर, एक ये जो कोविड का हवा है ये बहुत ज़्यादा है। ये कोविड का जो हवा है उसकी वजह से लोग बड़े परेशान होते हैं कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया है, कहीं मुझे कोविड हो ना जाए। साधारण बुखार है, लाख समझाने के बाद कि भाई ये कोविड नहीं हो सकता, इसके ऐसे कोई लक्षण आपको हैं ही नहीं, लेकिन मरीज़ कहता है कि जी मेरा कोविड का टेस्ट करा दो। ज़बरदस्ती कोविड टेस्ट करवाने के लिए कहता है मुझे लिख के दो। हम कहते हैं भाई अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोविड का टेस्ट तभी कराते हैं जब फीवर के साथ साथ कुछ हद तक सिम्टम, गला खराब, ज़ुकाम, या जिसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन, इस तरीके के सिम्टम्स हो मरीज़ को, तब हम कोविड की कराते हैं। या फिर देखते हैं कि इसकी कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री तो नहीं है और फीवर आ रहा है
और साथ में कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है बहुत नज़दीक की, अच्छा। तब हम उसको रिकमेंड करते हैं भाई तुम कोविड कराओ। ओके। लेकिन बहुत सारे मरीज़ आजकल ऐसे आ रहे हैं जो कहते हैं जी मेरा कोविड चेक करवा दो। कहते हैं भाई क्यों चेक करवा दें, तो कहते हैं जी बस मुझे डर लग रहा है। तो ये इसका फिर उन्हें बहुत तरीके से एश्योर करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि कोविड के सिम्टम्स बिल्कुल नहीं है, आप कतई परेशान ना हो। लेकिन उसके बावजूद वो इंसिस्ट करते हैं कि भाई मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिख के दीजिए, मुझे कोविड का टेस्ट करवाना है। तो ये दिमाग में तो कोविड का डर, ये जो खौफ है कोविड का, ये जो है ये प्ले कर ही रहा है। ओके सर, कोविड का डर सबको पता है कि कोविड एक वायरस है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये है कि वायरस कैसा वायरस है, क्या करता है बॉडी के अंदर। देखिए ऐसा है, ये कोविड एक ऐसा वायरस है जो बेसिकली आरएनए है। ओके। दो तरह के वायरस होते हैं, एक आरएनए होते हैं, डीएनए होते हैं। इस वायरस की प्रॉपर्टी है कि बहुत हाईली इन्फेक्शस है, एक दूसरे में बहुत तेज़ी से फैलता है तो ये फ्लू लाइक सिम्टम्स पैदा करता है। लेकिन एल्डरली के अंदर या जिनका रेजिस्टेंस बहुत लो है या उनको कोमॉर्बिडिटी है, जैसे उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, या उनका रेस्पिरेटरी रिजर्व अच्छा नहीं है, इस तरीके की परेशानियां हैं, बहुत एल्डरली हैं, इन सबको ये जो है गले से बाद में जाके छाती के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। और भी पाया गया है इसके और भी कि ये वेन्स में फैल के क्लॉटिंग वगैरह कर देता है आर्टरीज में, और क्लॉटिंग की वजह से प्रॉब्लम है। इसकी वजह से आज तक कुछ पाया गया है कि ये कुछ केसेस के अंदर हार्ट को भी इन्वॉल्व करता है या पेट को इन्वॉल्व करके डायरिया कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो यंग है इनके अंदर एक माइल्ड इलनेस होती है जो गले के अंदर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन पैदा करता है, गले में खराश होती है, जुकाम होता है, हल्का बुखार होता है और यूजुअली ठीक हो जाता है। अब डर उनसे ये है, और बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनके अंदर कोई लक्षण ही नहीं आता है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में तो ये कोई ज़्यादा परेशानी पैदा नहीं करता है। लेकिन वो जो घर आते हैं, जो यंग लोग हैं, वो जो एल्डरली हैं, उनके फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, जो 60+ हैं, उनको और भी साथ में डिजीज़ है, मॉर्बिडिटी है, कोई और बीमारी है, इन सब की वजह से वो हाई रिस्क में होते हैं। तो इस वजह से बहुत यंग लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब वो घर के अंदर आएँ तो एल्डरली से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर मान लीजिए यंग लोग काम पे नहीं जाएंगे तो कंट्री की इकनॉमी, वर्ल्ड की इकनॉमी काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाएगी। इसलिए इनडेफिनेटली लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, ना लोगों को रोका जा सकता है। लेकिन उनको इस बात का बहुत ध्यान होना चाहिए कि वो जहाँ तक हो सके वो इन्फेक्शन ना करें। खुद जब बाहर जाए तो प्रिकॉशन लेके जाएं, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, हाथ को धोते रहें, मास्क को पहन के रखें, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। ये चीज़ उनके दिमाग में पक्का होनी चाहिए कि हम जो है किसी भी हालत में जो है कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इन्फेक्ट अगर हो जाते हैं तो घर आके वो ध्यान रखें कि जो एल्डरली हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ एक दूरी बनाए रखें और एक पर्सनल हाइजीन रखें और उनके आसपास ना जाएं, दूर से उनसे बात करें और उनको थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते रहें। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है, ये क्या वजह होती है, मतलब ये बॉडी हमारी वीक होती है पहले से, इसकी वजह से वो कोविड का अटैक और तेज़ी से बढ़ता है उसके अंदर, राइट? मतलब ये होता है। अच्छा, जैसे अगर जो नॉर्मल पेशेंट है, जो बिल्कुल जिसको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, उसमें मतलब कोई भी डायबिटीज़ नहीं है या फिर उसको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो क्या उसे भी ये चीज़ तेज़ी से बढ़ सकती है, ये वायरस तेज़ी से फैल सकता है उसके अंदर? देखिए ऐसा है कि इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है, शरीर की इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। एज के साथ साथ बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, रेस्पिरेटरी रिजर्व थोड़ा सा कम हो जाता है, कोई बीमारी ना होते हुए भी क्योंकि इम्यूनिटी लो होने की वजह से या रेस्पिरेटरी रिजर्व कम होने की वजह से भी ये उन लोगों को प्रभावित कर सकता है। दूसरा फैक्टर जो होता है वो वायरल लोड होता है। अगर मान लीजिए किसी हेल्दी आदमी को भी, यंग भी है या वैसे भी हेल्दी है, और बहुत ज़्यादा वायरस का इन्फेक्शन हो गया जिसको बॉडी फाइट नहीं कर पाई,
और हर आदमी की इम्यूनिटी कभी ना कभी डाउन होती ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी बना रखें, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड को ही पकड़ेगा या सिर्फ डायबिटिक को या कोमॉर्बिडिटी जिसको है और एसोसिएटेड डिजीज़ है उसको भी पकड़ेगा, लेकिन उनको भी पकड़ सकता है जो हेल्दी हैं, जिनकी फॉर द टाइम इम्यूनिटी कम हो चुकी है और वायरल लोड उनको ज़्यादा हो गया, वायरस उनके अंदर ज़्यादा मात्रा में घुस गया है, तो वो भी पकड़ में आ सकते हैं और उनके अंदर भी कंडीशन जो है उनकी ख़राब हो सकती है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम है। सर सभी डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि इम्यून सिस्टम को अपने बढ़ा के रखना चाहिए। क्या इम्यून सिस्टम एक हफ्ते 2 हफ्ते में या फिर 1 महीने में बढ़ जाता है? मतलब जितना बॉडी को इम्यून सिस्टम चाहिए, मतलब इम्यूनिटी उसको बूस्ट चाहिए, तो वो क्या एक वीक में, 2 वीक में या फिर 1 महीने में उसका काफ़ी हद तक हम लोग अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। उसके लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो इस वक्त जो है हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक जो है ये लेना शुरू कर दें किसी भी फॉर्म में। ज़्यादा बेहतर है कि हम नेचुरल फॉर्म में लें, डाइट की फॉर्म में लें और सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि हम लोग इंडोर रह रहे हैं, बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटीज़ कुछ कम हो गई हैं, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि जो है घर के अंदर ही इंडोर एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम आराम से, हमारी नींद अच्छी हो, हम अच्छे आराम से सोएं, जिससे हमारी बॉडी नींद में अपने आप को काफ़ी हद तक जो है वो रीजनरेट कर लेती है। दिन में जब हम काम करते हैं, हम एक्टिव रहते हैं, तो हमारे जो शरीर का जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिव रहता है। उसके अंदर कॉर्टिसोल सिक्रेट होता रहता है, एड्रेनालिन सिक्रेट होता है जो हमें एनर्जी देता है काम करने की। और हमारे अंदर दिमाग के अंदर बीटा वेव्स एक्टिव होती हैं। और जब हम सो जाते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है जो दिमाग का एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, वो एक्टिव हो जाता है और हमारे दिमाग की बीटा वेव से हम लोगों की अल्फा वेव में चले जाते हैं, जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। जिससे दिन में बीटा वेव और रात में अल्फा वेव। और अल्फा वेव में जब हम सो जाते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव बॉडी में जो कुछ डैमेज हुआ है उसको रिकवर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है। अगर हम ठीक से नहीं सो पाएंगे तो हमारी बॉडी ठीक से रिपेयर नहीं हो पाएगी। ओके सर, मैं ये जैसे अभी आपने बात करी बीटा और अल्फ़ा, हमने मैथ्स में और ये सब में तो बहुत पढ़ा है, बट बीटा और अल्फ़ा हमारे बॉडी में भी होता है और ये डे और नाइट में चेंज होता है। इसके बारे में थोड़ा सा डीप में जानना चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि ये क्या होता है, ये बॉडी में कहाँ होता है, कैसे इसको किया जाता है। जैसे आपने बताया अभी जैसे ऑपरेट जैसे होता है, ये तो डे और नाइट में होता है कि अगर आप सो जाते हैं तो बीटा आई थिंक सो कि बीटा रात में हो जाता है, अल्फा रात में एक्टिव होता है, बीटा दिन में एक्टिव होता है। थोड़ा सा मेरे को हमें डीप नॉलेज दीजिए इसका। देखिए ऐसा है कि जब हम दिन में जगे होते हैं तो दिमाग में बीटा और अल्फा वेव्स होती हैं, जो कि हमारा एक नेटवर्क है पूरा, ये न्यूरॉन्स का, ये पूरा न्यूरॉन्स का एक्टिव है। हमारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, दिमाग का जो कॉन्शियस पार्ट है, उसके अंदर जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हमारे पूरे माइंड का 5% है, वहाँ से बीटा वेव्स निकलती है। और बीटा वेव्स जो होती है हमें एक अलर्टनेस और हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करके रखती हैं। और जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सो जाता है और जो ये बीटा वेव से जो अल्फा वेव कन्वर्ट होती है, हमारे दिमाग में एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। पीनियल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है सर्केडियन रिदम का। तो जिनमें जो बीटा वेव होती हैं उसको रात में वो जब सो जाते हैं तो वो अल्फा वेव में कन्वर्ट कर देता है और हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है। और सब कॉन्शियस माइंड के साथ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अच्छे से जुड़ा हुआ है जो है। और उसके साथ क्या होता है कि ये सब कॉन्शियस माइंड ही रिस्पॉन्सिबल है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। बहुत सारे एंजाइम पीनियल ग्लैंड में सीक्रेट होते हैं, जैसे मेलाटोनिन। मेलाटोनिन नींद पैदा करता है। अगर बहुत आदमी गहरी नींद में चला जाता है तो बहुत सारा और चीज़ें पैदा कर सकता है। बेंजोडायज़ेपिन है एक बहुत अच्छा ट्रैंक्विलाइज़र है जो
नींद करता है, मेलाटोनिन है। और उसके अलावा अगर बहुत हम गहरी निद्रा में चले जाते हैं तो यहाँ तक जो सबसे ज़्यादा हिप्नोटाइजिंग एजेंट दुनिया में माना जाता है DMT, उसकी भी बॉडी में क्षमता है पैदा करने की। ये सब चीज़ें जो हैं ये हम लोगों को बहुत रिलैक्स करती हैं और हमारे बॉडी के सेल्स को अपॉर्चुनिटी देती हैं ताकि ये अपने आप को दोबारा से रिचार्ज कर सके। और ताकि हमारी अगर बॉडी की रिचार्जिंग अच्छी होगी तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बॉडी का ठीक तरीके से काम करता रहेगा। ओके, तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि अपने इन चीज़ों पे कैसे इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, कैसे क्या हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और कुछ अगर नया टिप्स आपको भी लगता है कुछ ऐसा टिप्स है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में बता सकते हैं। और कुछ आपको प्रॉब्लम्स कुछ ऐसा लगता है, कोई सिम्टम आपको जानना चाहते हैं या कुछ क्वेश्चंस के बारे में आप कुछ दिमाग में आपके पास क्वेश्चंस हैं, उन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करके आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं। तो जैसा भी होगा मैं सर के पास टाइम होगा तो मैं आपको वो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल दिलवा दूँगा। ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।